सियासत गरमाई, बीजेपी का तेजस्वी पर डिप्टी सीएम आवास से बेड, टोटी समेत कई सामान को उखाड़ ले जाने का आरोप। आरजेडी बोली बीजेपी की ओछी राजनीति। नक्सलियों से निपटने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। 2026 तक नक्सल समस्या से देश को मुक्त करने पर जोर। नक्सलियों से मेन स्ट्रीम में शामिल होने की अपील। त्योहारों से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में कल 5 एमएलए को नामित करेंगे उपराज्यपाल। सूत्रों के मुताबिक कश्मीरी पंडित और महिला कोटे से 2 और पीओ के कोटे से 1 विधायक हो सकते हैं मनोनीत। हरियाणा में कौन मारेगा बाजी, जम्मू कश्मीर की जनता किस पर करेगी एतबार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर सबसे सटीक, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर सुबह से लगातार। दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर लगी मोहर। 3000 करोड़ की करेंसी स्वैप पर समझौते के अलावा मालदीव ने रुपे कार्ड हुआ लॉन्च। पीएम मोदी की देश की सेवा यात्रा को 23 साल पूरे। 2001 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर सीएम रखी थी गुजरात के विकास की नींव। लगातार 4 बार सीएम, 3 बार बने देश के प्रधानमंत्री। संकल्प से सिद्धि का दिया देश को मान। भारत की सीमा में चीन के ड्रोन की घुसपैठ का दावा। हिमाचल सरकार का चीनी विमान देखे जाने का भी दावा। भारत में ड्रोन भेजकर जासूसी का आरोप। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने की पुष्टि। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में 1-1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत। इजरायल पर हमास हमले की बरसी पर फिर गहराया महायुद्ध का संकट। गाजा से फिर हुआ इजरायल पर रॉकेट हमला। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच वॉर जोन पहुंचे इजरायल के प्रधानमंत्री। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। देखिए, पहले योगी आदित्यनाथ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देश के 3 बड़े नेता अलग अलग शब्दों में हिंदू समाज को एकजुट होने की बात कर चुके हैं। योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। मोदी ने कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोहन भागवत ने भी हिंदू एकता की बात कही। मोदी, योगी, मोहन भागवत। सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ? योगी, मोदी और भागवत को पिछले कुछ दिनों में ये बात हिंदू एकता को लेकर इतना जोर देकर कहनी पड़ी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है। खतरा है मगर मोहन भागवत, नो, हिंदुओं को खतरा है। देश का लोकतंत्र, ओवैसी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ पर सनातनियों का बहुमत है। उन्हीं के शासन में अगर हिंदू खतरे में है और हिंदू संगठन मोर्चे निकालते हैं तो उसका जवाब तो इनको ही देना है। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. इसको ऐसे समझिए, आज से करीब 42 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकजुटता की बात कहते हुए क्या कहा था, याद है आपको? उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा।
तब योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की याद दिलाते हुए कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलतियां भारत में नहीं दोहराई जानी चाहिए और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। बड़ा बवाल हो गया था बयान पर कि क्या कह दिया, सांप्रदायिक बयान है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री ने एकता की बात की। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ये बात बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। ये प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर हम बटें तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर हम बटें तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी ने कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उसका वोट बैंक एकजुट रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बट जाएंगे। यह माना जा रहा है कि जो जाति वाली पॉलिटिक्स है ना, ये मंडल वाली, मतलब जातियों में हिंदुओं को तोड़ने वाली, संभवतः उस तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। आगे बढ़िए। मोदी योगी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कल हिंदुओं से एकजुटता की अपील की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, क्षेत्रीय विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। कोट अनकोट मोहन भागवत। सिर्फ मोदी, योगी और भागवत नहीं साहब, लिस्ट बहुत लंबी है। गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता ना बहुत समय से हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, बहुत समय से। सवाल है कि इसके संकेत क्या है। आखिर योगी के बाद मोदी, मोदी के बाद मोहन भागवत, फिर गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू का भी बयान था। सारे हिंदू एकजुटता की बात क्यों कर रहे हैं या क्यों करनी पड़ रही है, या इसके पीछे क्या छिपा हुआ संदेश है, क्या सबक है। हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ये जो बात बार बार नेता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बताने से पहले ना आपको योगी, मोदी और मोहन भागवत का वो बयान एक बार हम सुना देते हैं। तीनों का बयान सुनिएगा। योगी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, मोहन भागवत ने क्या कहा, सुनिए। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। समाज की शक्ति उसके संगठन में है। समाज संगठित कर रहा है नहीं, केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है। योगी, मोदी, भागवत, उनके बयान पर बवाल होना लाजमी है। योगी के बयान को नफरती बताया गया था, कम्युनल बताया गया था, सांप्रदायिक बताया गया था, समाज में दरार पैदा करने वाला बताया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भी बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। मोहन भागवत के बयान से भी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। इन्हीं में एक बड़ा नाम असद ओवैसी का है। असद ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, हिंदुओं, सिखों को मोदी और आरएसएस से खतरा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हिंदू खतरे में है तो बीजेपी और आरएसएस से खतरे में है दरअसल, और मोदी के रहते अगर हिंदू खतरे में है तो फिर खतरा किससे है, सुनिए। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो। ओवैसी के डीएनए में ही भारत के लिए खतरा। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा। हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का।
देखिए, हिंदुओं का समय गया एकजुट होने का। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतलब हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसी धर्म का नाम लिया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का उदाहरण इस तरीके से समझाते हुए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, जो बांग्लादेश में हुआ। योगी आदित्यनाथ, अब देखिए क्योंकि मैंने विपक्ष की बात भी आपको सुनाई और जो सबने क्या कहा मैंने आपको सुनाया। देखिए, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना लगे कि योगी, मोदी और भागवत महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं। ये चुनावी संबोधन हो सकता है, बहुत से लोगों को लगेगा। कांग्रेस और विपक्षी दल भी ऐसा ही कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 1980 के अयोध्या आंदोलन वाले उसी हिंदुत्व मोड में वापस आ गई है, जिसकी वजह से 2 सीटों वाली पार्टी, याद है कहां 300 साढ़े 300 तक पहुंची, 240 अभी हैं, लेकिन 2 सीटों से वो सफर तय किया, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1990 के दौर में ना सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा मिला। तुलना करिएगा, मंडल वाली राजनीति ने पिछड़े वर्ग को अलग करके देखना शुरू कर दिया। वो मंडल वाली राजनीति, उस दौर में लालू मुलायम जैसे नेताओं का उदय हुआ। जाति वाली पॉलिटिक्स, ठीक, वो मंडल वाली। सामने था कमंडल बीजेपी, दूसरी ओर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उछालकर हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने की। लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। मंडल का जवाब कमंडल से, मंडल बनाम कमंडल। उस दौर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हिंदू वर्ग को एकजुट किया। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कहा जाता है कि आडवाणी से लेकर मोदी तक बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदू वोट को एकजुट करना रहा है। इसी वजह से ना लगातार तीसरी बार देश में बीजेपी की सरकार है। देश के 11 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। यही बात विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है संभवतः। हिंदू वोटों की एकजुटता में सेंध लगाना विपक्ष का मकसद हो सकता है। इसलिए पूरा विपक्ष मिलकर उतनी सीटें नहीं ला पाया जितनी अकेले बीजेपी को मिली। तो फैक्ट है ना। इसलिए सवाल उठते हैं कि इंडी गठबंधन बार बार, या इंडी अलायंस बार बार जिस जाति जनगणना की बात कर रहा है, मतलब एक तरफ जोड़ने की बात हो रही है कि हिंदू एकजुट हो, एक तरफ जो है कि जातियों में बटा हुआ है हिंदू, दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े की बात है। तो जो जाति जनगणना की बात कर रहा है, लगातार दलित, SC ST OBC की बात कर रहा है। अच्छा, तस्वीरें भी आपके सामने चल रही है, मैं बताऊंगा इन तस्वीरों के बारे में। राहुल गांधी आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं कि जाति जो है ना, जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हिंदू तो एक है। और महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी दलित के घर में जाकर खाना मतलब पकाकर कहते हैं कि देश का दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। दिखाइए एक बार, सुनाते हैं आपको। नहीं, यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में रहता हूँ, आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। अच्छा, इस चीज को समझिएगा। एक तरफ हिंदुओं के एकजुट होने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दलित के घर पर खाना बनाने का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बहुजनों और दलित खानपान के प्रति जागरूकता की बात की। सवाल है कि राहुल अब क्या खानपान का भी जातिगत बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस भाजी के साथ तुअर दाल की बात वो कर रहे हैं ना साहब, वो महाराष्ट्र के ज्यादातर परिवारों में खाई जाती है, क्योंकि इस खानपान को जाति के नाम पर अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जाति जनगणना, जाति आधारित राजनीति देश में जातीय संघर्ष का नया चक्रव्यूह है, जिसके लिए कभी SC ST और OBC को सामाजिक न्याय की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि यूपी में जाति और मजहब देकर एनकाउंटर हो रहे हैं, कभी मीम भीम एकता के नारे लगाए जाते हैं। इसको समझिए, हो सकता है सामने जो है कमंडल है, यानी कि हिंदू एकता की बात है, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात है। हो सकता है कि योगी, मोदी और भागवत से जाति की राजनीति की काट के तौर पर हिंदू एकता की बात कही गई हो। मतलब इसका यह भी हो सकता है कि योगी, मोदी और भागवत ने भारत में चल रही हिंदुओं को तुष्टीकरण की अंधी दौड़ के खिलाफ मैसेज देने की कोशिश की है। शायद ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि तुष्टीकरण की इसी अंधी दौड़ की वजह से गाजा के लिए तो आंसू बहाए जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा साहब, गाजा के लिए आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता पर आंखें बंद कर ली जाती है ना।
वहां पे भी दलित हैं, SC ST हैं, OBC है, और वहां पर अगर हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है तो उनकी जाति तो देखी नहीं जा रही है। लेकिन भारत में दलितों, SC ST और OBC को न्याय दिलाने की बात करने वालों ने बांग्लादेश में दलितों, SC ST OBC से न्याय क्रूरता पर कुछ कहा क्या? जितना गुस्सा, जितना आंसू गाजा के लिए निकले, उतने बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए निकले क्या? शायद इसलिए योगी ने बटने और कटने वाला बयान देते हुए कहा था कि जो गलती बांग्लादेश में हुई वो भारत में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तुष्टीकरण का बड़ा उदाहरण हमारे देश में आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के लिए समर्थन पर चुप्पी भी है। समर्थन चुप्पी क्या साहब, हिजबुल्लाह का हर घर से नसरल्लाह के नारे लगते हैं। 60 से ज्यादा देशों के लिए आतंकवादी हिजबुल्लाह, नसरल्लाह, यहां पर तुष्टीकरण के नाम पर ऐसे प्रदर्शनों पर मौन साध लिया जाता है। यानी भारत में राजनीति के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, योगी जो कह रहे हैं, इसको इस तरह से समझे कि इस लड़ाई में एक और वो हैं जो आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर विश्वास रखते हैं, दूसरी और वो लोग हैं जो खासकर खुलकर हमास, नसरल्लाह का समर्थन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में तुष्टीकरण की इसी अंधी दौड़ के लिए ना आतंकवादियों से केस वापस लेने की भी कोशिश हो चुकी है साहब। अहमदाबाद में आतंकी ब्लास्ट के दोषियों का धर्म बताकर उन्हें बेगुनाह भी बताया जाता है, उनका केस लड़ा जा रहा है। इसी तुष्टीकरण की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध होता है। याद है CA के नाम पर क्या हुआ था? क्योंकि हिंदुओं को नागरिकता देने की बात उसमें की गई थी, सिखों को, पारसियों को, सबको नागरिकता देने की बात की गई थी। घुसपैठी है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए कहा जाता है कि कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इन्हें। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताया जा चुका है। और इसी तुष्टीकरण की वजह से गुजरात दंगों की बात तो होती है, लेकिन गोधरा की बात नहीं होती। इसी तुष्टीकरण की वजह से मतलब एक तरीके से लव जिहाद को झूठा बता दिया जाता है, जिसे देश की अदालत सच बता चुकी है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब ईमानदारी से ना मेरे कुछ सवालों का जवाब आप दीजिएगा। मतलब ये अजीब नहीं है साहब कि जोड़ने की एकजुटता, हिंदू एकजुटता की बात तो कम्युनल है, ठीक? हिंदुओं को जोड़ने की बात है, हिंदू एकता की बात करना, हिंदुओं की एकजुटता की बात करना कम्युनल है, सांप्रदायिक है। तोड़ने की बात फिर सेकुलर कैसे हो जाती है? तोड़ना कैसे, मैं बताता हूं। मतलब हिंदू एकता की बात करना समाज तोड़ना है, यही कहा जाता ना। लेकिन हिंदुओं में जातिगत बंटवारे की बात या जातियों में टुकड़े टुकड़े करने की बात समाज जोड़ना है क्या फिर? दरअसल इसी सवाल में हम बटेंगे वाली बहस का पूरा मर्म छिपा हुआ है। ये मंडल कमंडल वाले उस दौर की याद दिलाता है जब जाति वाली राजनीति यानी कि मंडल का जवाब राम मंदिर आंदोलन मतलब कमंडल से दिया गया था। आज भी शायद भारत उसी दोहराए पर आकर खड़ा है, या उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जहां एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदुओं को जातियों के चश्मे से देखते हैं कि ये तो ये है वो है, जातियों के चश्मे से। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हिंदुओं को हिंदू के तौर पर देखते हैं, उनमें जातिगत बंटवारा नहीं करते। इसी से जुड़े कुछ और भी सवाल है कि अगर हिंदू एकता की बात करना समाज तोड़ने वाली है, तो उसी समाज में मुस्लिम एकता की बात करना बहुत अच्छी हो जाती है, वो समाज जोड़ने वाली कैसे हो जाती है? हिंदुओं के ना बंटने का संदेश, ना बंटने का संदेश दिया था ना, हिंदुओं के ना बंटने का संदेश सांप्रदायिक, तो सलमान खुर्शीद की भतीजी की चुनाव में वोट जिहाद की अपील, वो सेकुलर। हिंदू एकता की बात नफरती, तो बड़े बड़े धार्मिक जलसों, जुलूसों या धार्मिक प्रतिष्ठानों से बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए जारी होने वाले फतवे, वो मोहब्बत फैलाने वाले हैं। अगर हिंदू ना बटे ये कहना कम्युनल है, तो चुनावी भाषणों में मुसलमानों एक हो जाओ कहकर खुलेआम एक तरफा ध्रुवीकरण की कोशिश क्या धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आती है? और एक सीधा सा सवाल जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया था, बहुत सीधा सवाल है, बांग्लादेश के नाम पर हिंदुओं को चेताना, जगाना, एकता संदेश देना, भड़काना है, यही कहा जाना है ना, भड़का रहे हैं। तो फिर गाजा के नाम पर, नसरल्लाह के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर भारत के मुसलमानों को उकसाना, ये क्या हुआ फिर? सवाल आपसे, जवाब आप दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात उस अराजकता की जिसकी वजह से देश की शांति और कानून व्यवस्था लगातार खतरे में आ रही है। यह अराजकता विवादित बयानों को लेकर भी है और विवादित बयान और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रदर्शनों को लेकर भी। देश की छवि बहुत खराब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के ऊट-पड़ जुलूल बयानों से। वो केवल मुसलमानों के नहीं है, वो हिंदू समाज के भी जो है वो पैगंबर और नबी और रसूल है। संतों का, सनातन का साथ और
भारतीय संस्कृति का किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और वास्तव में ऐसे लोगों के साथ कठोर दंड करना की आवश्यकता है। जब यूपी में अगर अमन शांति हुकूमत चाहती है तो हमारी दिल की इस आवाज को सुनकर और कबूल करें और उस शख्स को सख्त सजा दें। टॉलरेंस की सरकार चल रही है और अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोजर कहाँ है? समाज के दुश्मन है ऐसे लोग, सद्भावना के दुश्मन है ऐसे लोग, शांति और व्यवस्था के दुश्मन है ऐसे लोग। तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं। आखिर इस क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। देखिए, यति नरसिंहानंद के विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान पर प्रदर्शन की बात करें इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। डासना देवी मंदिर मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शुक्रवार को डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शुक्रवार को डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना को टाला जा सका। खबर यह है कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों के संपर्क में थी, वार्ता कर रही थी। शुक्रवार की रात बड़ी संख्या में भीड़ गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंची थी, जहां तैनात पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू किया। इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना टली। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे मंदिर के पास, लेकिन जो पुलिस सूत्र हमको बता रहे हैं वो ये कि यति नरसिंहानंद, जिन्होंने विवादित आपत्तिजनक भड़काऊ बयान दिया, उसके विरोध में जब वो लोग भीड़ वहां पर पहुंची तो यह कहा जा रहा है कि यति नरसिंहानंद की मॉब लिंचिंग हो सकती थी। इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से बड़ी घटना को टाला जा सका और पुलिस लगातार समाज के प्रबुद्ध वर्ग से लगातार संपर्क में थी। इसी वजह से इसको टाला जा सका, क्योंकि ये तस्वीरें आई थी। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादास्पद, भड़काऊ, आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में उग्र और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सख्त चेतावनी आई है। उन्होंने भी वार्निंग दी है कि इस तरह के बयान नहीं। योगी ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय और मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस बता रही है कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि लिंचिंग भी हो सकती थी। इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से कुछ बहुत बड़ा टल गया। योगी आदित्यनाथ कहा कि विरोध करिए साहब, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। कुछ गलत कहा, मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस कोर्ट सजा देगी, न्यायालय सजा देगा। देश में संविधान सर्वोपरि है, सड़क पर इंसाफ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ऐसा दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सीधी वार्निंग यानी योगी आदित्यनाथ ने कि ये चेतावनी उन लोगों के खिलाफ भी है जो अपने विवादित बयानों से अराजकता फैला रहे हैं, क्योंकि अराजकता की अति देश के लिए क्षति होती है। अराजकता बयानों की भी, अराजकता इस तरह के विरोधों की भी। उन लोगों के खिलाफ भी है जो विरोध के नाम पर देश में अराजकता फैला रहे हैं। यानी कि योगी की चेतावनी यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के लिए भी सख्त वार्निंग है, और यति नरसिंहानंद के बयान का उग्र विरोध कर रहे उन लोगों के लिए भी, उन उपद्रवियों के लिए भी जो विरोध के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, अराजकता की अति कर रहे हैं, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। देश में न्यायालय है, संविधान है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुई थी। हुआ क्या, इसको ध्यान से समझिएगा। जब डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने ऐसी आपत्तिजनक, विवादित टिप्पणी की जो देश के मुसलमानों को काफी अखर दिया। उनका बयान भड़काऊ था, आपत्तिजनक था। यति नरसिंहानंद का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देश भर में उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन जो है शुरू हो गए।
अलग अलग तस्वीरें आपको, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। यूपी के कई शहरों के साथ ही दूसरे राज्यों में भी यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर आए। आपके सामने ये सारी तस्वीरें, अमरावती, मुरादाबाद, एटा, आगरा, सहारनपुर, जगह जगह यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए, FIR हो, सारी चीज सब कुछ हुआ क्योंकि कानून के हिसाब से होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी साहब। नरसिंहानंद के खिलाफ जो है केस दर्ज करने, फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, कई जगहों पर केस भी दर्ज किए गए। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर भीड़ हिंसक हो गई और थाने पर हमला बोल दिया। यहीं योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कहा कि विरोध चलेगा, अराजकता नहीं, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, विरोध कीजिए, बयान गलत है, पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय सजा देगा, न्यायालय का काम है, सड़क पर इंसाफ नहीं होगा। लेकिन यहां तो थाने पर हमला हो गया। ये दो तस्वीर आपके सामने, यूपी के सहारनपुर, महाराष्ट्र के अमरावती, जहां यति के बयान के विरोध में सड़कों पर इतनी भीड़, मतलब थाने पर हमला कर दिया। यति ने गलत कहा, जो आप कर रहे हैं वो क्या है फिर? यति का बयान गलत, न्यायालय सजा देगा, सब कुछ कोर्ट में तय होगा, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन पुलिस पर हमला ठीक है। जो यहां हो रहा है वो क्या है फिर? भीड़ ने इस दौरान पथराव किया, पुलिस कर्मियों के साथ कई लोग जख्मी हुए। पहले बात यूपी के सहारनपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां एक दिन पहले 5 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोग शेखपुरा पुलिस चौकी में ज्ञापन देने पहुंचे थे। भीड़ नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रही थी। उसके बाद देखिए तस्वीरें, दिखाइए फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये देखिए आप। उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई, उसने पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, यूपी के सहारनपुर, बताया गया कि जगह जगह इस तरह, कई जगह चौकी पर पथराव हुआ। अचानक हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस ने घटना के बाद उपद्रवियों की तलाशी का अभियान शुरू किया। हंगामे और पत्थरबाजी की वीडियो से आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई। 13 को पकड़ लिया गया। ये मैसेज है साहब, किसी का बयान गलत है, आपत्तिजनक है, भड़काऊ है, सारी चीजें कोर्ट में तय होगा, न्यायालय सजा देगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और यही योगी ने भी कहा, विरोध कीजिए, अराजकता नहीं। पकड़े गए, गिरफ्त में पत्थरबाज। बाकी बचे फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया। और अब आपको ऐसा ही एक और अराजकता का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, महाराष्ट्र के अमरावती में भी इसी तरह से हुआ। भीड़ नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची थाने के सामने। और ये दिखाइए फुल स्क्रीन पर, दिखाइए वहां पर, देखिए क्या हुआ। ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि जो है FIR दर्ज करने की मांग हो रही थी। ये देखिए आप, यहां पर भी बताया गया कि 10 से 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। 10 से 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सुनाते हैं आप। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। और अब मैं पूछना चाहती हूँ, बुलडोजर कहाँ है? योगी आदित्यनाथ जी ने जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही है और सभी धर्मों को सम्मान देने की बात कही है, तो ये हमारे भारत का कल्चर है। और यही वजह है कि जमहूरी मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। पूरे विश्व के अंदर जितने खरबों लोग हैं, उन सब की भावनाएं आहत हुई हैं। और लोगों को हमारे देश की छवि बहुत खराब जाती है ऐसे महामूर्ख और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के ऊट जलूल बयानों से। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के बंगले पर बवाल हो गया। बीजेपी ने बता दिया टोटी कांड पार्ट 2। अखिलेश के बाद तेजस्वी से सवाल पूछे जा रहे हैं बंगले को लेकर। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लेके गए। पुराना AC लगा दिया गया, AC को सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है। ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है। जो वाशरूम थे, वाशरूम के अंदर से जो हैंडल्स होते हैं, टोटी होते हैं, उनको उखाड़ लिया गया है। महंगे जो सोफे थे उसको ले जाया गया है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे जो फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी ले जाया गया है। अब देखिए क्या हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो 8 महीने पहले ही चली गई थी साहब।
लेकिन तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का बंगला खाली करने में करीब 8 महीने लग गए, 8 महीने। लेकिन 8 महीने बाद जब उन्होंने बंगला खाली किया तो उसको लेकर बवाल शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम बंगला तो उठाकर नहीं ले जा पाई, लेकिन डिप्टी सीएम के बंगले में मौजूद सारा सामान वो अपने साथ जो है वो ले गए। बीजेपी उनकी तुलना यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से कर रही है, जिन पर साल 2018 में सरकारी आवास खाली करने के बाद सरकारी आवास में तोड़फोड़ करने, टोटी ले जाने, कई चीजें गायब करने के आरोप उस वक्त लगे थे अखिलेश जी पर। आरोप भी लगे थे कि जब अखिलेश यादव ने सरकारी आवास खाली किया तो वॉशरूम से नल की टोटी भी गायब हो गई थी। हालांकि अखिलेश यादव ने इन आरोपों का खंडन किया था, सफाई भी दी थी कि जो चीजें उन्होंने सरकारी आवास में अपने पैसे से लगवाई थी, सिर्फ वही चीजें वो अपने साथ लेकर गए हैं। अब बीजेपी ऐसा ही आरोप तेजस्वी यादव के लिए भी लगा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के बंगले पर मचे राजनीतिक बवाल से पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की एक तस्वीर दिखाई भाई। ये तस्वीर मतलब आज उस वक्त की है, दिखाई वो तस्वीर। बंगले को लेकर क्या बवाल है वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज, अच्छा ये आ गई तस्वीर, थोड़ा सा समय लगा लेकिन देखिए अब आप, ये लैंड फॉर जॉब, कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत पाने के बाद कोर्ट से बाहर निकल रहा था, राहत मिली है परिवार को। आज नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत सभी 9 आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सब परिवार सब वहां पर पहुंचे, आप लालू जी भी, तेजस्वी जी भी सब पहुंचे। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू का पूरा परिवार आरोपी है। आज उनके परिवार के लोग एक साथ कोर्ट में पेश हुए थे। तस्वीरें हैं, इसमें तेजस्वी यादव जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, खुद लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी बेटी मीसा भारती हैं, करीब करीब परिवार के सभी लोग इस वीडियो में हैं, वो दिखाई देते हैं। लालू प्रसाद यादव आपको नजर आ रहे हैं। और अब लौटते हैं उस खबर पर जिसको लेकर बीजेपी कह रही है साहब, उधर बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर जो बवाल मचा वो उसकी बात कर लेते हैं। ये बंगला बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। पहले इसमें तेजस्वी यादव रहते थे। वीडियो आपके साथ चल रहा है। अब कहा जा रहा है इसमें एसी ले गए, टोटी ले गए, बेड ले गए, सब कुछ ले गए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। सम्राट चौधरी विजयादशमी के दिन इस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन अब सम्राट चौधरी की टीम के लोग इस बंगले का हैंडओवर लेने पहुंचे तो उन्हें वहां से बहुत सारा सामान गायब मिला, जिसके बाद यह आरोप लगाया जा रहा है साहब कि तेजस्वी यादव बंगले से सारा सामान उठाकर चले गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के आवास खाली करने के बाद बंगले से बेड, सोफा, गमला, एसी, वॉश बेसन, टोटी, सारी चीजें गायब हो गई हैं। सुनिए। पहले पिताजी ने बिहार को लूटा, नौकरी में लूटा, अब ये पूरे सामान लूट लिए गए, लेके गए। इन पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है। अच्छा देखिए, आरोप अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है साहब? अच्छा ये देखिए, हमारे रिपोर्टर भी गए उस बंगले में, पता तो लगे कि जो आप बीजेपी आरोप लगा रही है सच है झूठ है। रिपोर्टर ने क्या देखा हमारे, दिखाते हैं अब आपको। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस आवास में रहते थे। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एसी लगा हुआ था, वो यहाँ से गायब है। ये उनका ऑफिस था। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। इस कॉन्फ्रेंस रूम से 2 एसी गायब हो चुका है। और इसके अलावा जो मुख्य आवास है वहाँ से भी कई सामान गायब हैं। वहाँ से सोफा, बेड और उसके अलावा कई ऐसे सामान थे जो गायब है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी एक एसी गायब है, दूसरा एसी यहाँ से गायब है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है। आपको मैं वो उधर आप सोफा सेट देखे होंगे, सोफा सेट की क्या हालत है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि उसी पर तेजस्वी जी बैठते थे, उनके गेस्ट लोग बैठते थे, या वो रिजेक्टेड था तो उसको ट्रांसफ़र किए होंगे। तो ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसके जगह पर जो सोफा सेट आया वो कहाँ गया। इसी तरह आपको एसी के देखा है, यहाँ के भी एसी देखिए, यहाँ से भी 2 एसी उखड़ा हुआ है। एक एसी हुआ है, एक एसी हुआ है, एक भी कुर्सी इसमें नहीं है। जो कंप्यूटर वगैरह है वो भी नहीं है। इसके अंदर जो सरकारी संपत्तियां थीं
उसको यहाँ से तेजस्वी यादव जी ने ले जाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बेड थे, आपने देखा है कि उस बेड का वाल तो दिख रहा है, लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड का बेस था उसको यहाँ से ले जाया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको पता होनी चाहिए साहब। आज 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर। अब आपके हमारे लिए इस तारीख का कोई खास महत्व होगा नहीं, लेकिन इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान समेत पश्चिमी एशिया के लिए इस तारीख का बेहद महत्व है। हमास ने हमला किया था इस डेट 7 अक्टूबर, क्योंकि इसी तारीख की वजह से गाजा अब खंडर बन चुका है। लेबनान की राजधानी बेरूत को खंडर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी तारीख की वजह से आतंकी संगठन हमास का करीब करीब खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है 7 अक्टूबर और हूती का नंबर आने वाला है। और इसी तारीख की वजह से दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। आज 7 अक्टूबर का वो दिन जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, याद है? वो क्रूरता की हदें पार की गई थी। बूढ़े लोगों को जिंदा जला दिया गया था, बच्चों को ओवन में भून दिया गया था, महिलाओं बच्चियों को अगवा करके वो ले गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे आतंकी कृत्य बताया था 7 अक्टूबर, जिसके बाद हमास और गाजा की शक्ल बदल दी इजराइल ने। इसी हमले के बाद खून के आंसू रो रहे इजराइल ने कहा था कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने आतंक के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसकी आज पहली बरसी, और आज भी जमकर बरसा है। आज बरसी पर भी जमकर बरसा इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को करीब करीब जो है ना खंडर बना दिया है। ये देखिए, अच्छा 2 तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, पहले का गाजा और अब का गाजा, खुशहाल गाजा, लेकिन अब जो है ना खंडर गाजा दूसरी तरफ देखिए। सूरत बदल दी 7 अक्टूबर की वजह से। हमास की सुरंगों का संसार तबाह हो चुका है। हमास के रॉकेट के गोदाम तहस नहस हो चुके हैं। हमास चीफ हानिया कब्र में दफन हो चुका है। सात अक्टूबर 2023 का हमला इजराइल न भूला है न भूलेगा। इजराइल ने कहा था कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। इसलिए 7 अक्टूबर की बरसी पर इजराइल ने बेरूत को गाजा बनाने की शुरुआत कर दी, क्योंकि इजराइल को पता था कि हमास और हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की बरसी पर हमले की प्लानिंग बना चुके हैं। इसलिए इजराइल ने रविवार की रात बेरूत को दहला दिया। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करीब 30 हमले किए। सारी रात बेरूत में धमाके होते रहे। इजराइल ने रात भर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रात के अंधेरे में जब बेरूत में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। यह बम इतना ताकतवर था कि पूरा बेरूत दहल उठा। कुछ ही मिनटों के बाद दूसरा हमला भी वहीं हुआ जहां पहला हमला हुआ था, और अभी वहां धमाके के बाद आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था। यह धमाका भी पहले हमले के धमाके जितना ही ताकतवर था, जिससे एक बार फिर बेरूत की धरती कांप उठी। ये दोनों धमाके इतने विनाशकारी थे, ये आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर धमाके के वक्त की है और दूसरी तस्वीर धमाके के बाद की है, जहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तीसरा हमला भी बेरूत के दहिया इलाके में हुआ। रात में हुए इस धमाके की आग सुबह तक बुझ नहीं पाई थी। सुबह होने के बाद भी धमाके वाली जगह से धुआं निकल रहा था। चौथा हमला भी बेरूत के दहिया इलाके में ही हुआ। दूर से ली गई तस्वीर में आग का बहुत बड़ा गुबार आसमान में उठता नजर आया। बेरूत में इजराइल का 5वां हमला सेंट थेरेसी हॉस्पिटल और अल रसूल अल आजम अस्पताल पर हुआ। ये दोनों अस्पताल हिजबुल्लाह के ठिकाने बन चुके थे। बीती रात आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने पहला हमला कर हिजबुल्लाह के उस हथियार गोदाम को मिट्टी में मिला दिया जो एक ऊंची इमारत में बनाया गया था।
वहीं आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के एक और अहम ठिकाने को निस्तनाबूद कर दिया। इन दोनों हमलों में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों और कमांडरों के मारे जाने की खबर है। इधर गजा में हमास के बचे खुचे आतंकी अभी भी इजराइल के जख्म पर नमक रगड़ने से बाज नहीं आ रहे। 7 अक्टूबर की बरसी के दिन भी गजा से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। सुबह 6:30 बजे ही गजा से इजराइल पर 3 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 2 रॉकेट इजरायली वायुसेना ने मार गिराए, लेकिन 1 रॉकेट इजराइल की जमीन पर आ गिरा। इसके कुछ घंटे बाद गजा के खान यूनुस इलाके में 5 और रॉकेट दागे गए, जिसमें से 1 रॉकेट तेल अवीव के होलोन टाउन में आ गिरा, जहां धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इधर ईरान के दूसरे प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागकर इजराइल के जख्मों को कुरेदने की कोशिश की। लेबनान से दागा गया एक रॉकेट इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा के एक चौराहे पर गिरा। यह हमला रात में हुआ। ब्लास्ट होते ही उस इलाके की बिजली गुल हो गई जिस जगह पर यह रॉकेट गिरा।